हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिमांड एंड रिकवरी। इसके अंदर मेनली हम फोकस करने वाले हैं दो सेक्शंस के ऊपर जो कि हैं सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 74। अब दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि चीज़ें वही हैं, प्रोसीजर भी वही है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम इन दिस सेक्शंस, बट द डिफरेंस इज कि 73 टॉक्स अबाउट कि जो चीज़ें एसएससी से गलती से हो गई एंड 74 टॉक्स अबाउट ऑल दोज थिंग्स जो कि एसएससी विलिंगली कर रहा है, फ्रॉड करना चाहता है, फ्रॉडुलेंटली वो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में इन जो एक्टिविटीज़ में मेंशन करने वाला हूँ इनमें पार्ट लेने वाला है। सो गाइज यहाँ पर चार चीज़ों को ध्यान से देखना, चार चीज़ों में हम डील करने वाले होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपने एसएससी ने टैक्स पे नहीं किया है, टैक्स नॉट पेड। सेकेंड पॉइंट इज गोइंग टू बी शॉर्ट पेड, जितना पे करना बनता था उससे कम पे किया है। थर्ड पॉइंट इज कि आईटीसी जो है वो रॉन्गली अवेल किया है। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि आपने रिफंड जो है आपका नहीं बनता था, आपने वो गलत तरीके से क्लेम कर लिया है। सो बेसिकली क्या हुआ कि आपने या तो पैसा सरकार को दिया ही नहीं, या फिर आपने कम दिया, या फिर आईटीसी के थ्रू उस पैसे को बचा लिया, आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपने अपनी रिड्यूस कर ली, या फिर जो पैसा आपका नहीं बनता था आपने वो सरकार से वापस मांग लिया। सो भाई इन सारी केसेस के अंदर ये चार ही केसेस हैं जो स्पेसिफिकली कवर्ड हैं अंडर सेक्शन नंबर, ये ओनली दीज 4 केसेस आर कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 74। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इनके बाहर की सारी चीज़ें इन सेक्शंस में कवर नहीं होंगी, उनको लेके अलग पेनल्टी के प्रोविजंस होंगे, सेक्शंस होंगे जहाँ पर उन चीज़ों को डील किया जाएगा, बट नॉट हेयर। यहाँ पर हम कैसे डील करने वाले हैं। अब द थिंग इज़ कि दोनों सेक्शंस के अंदर एक चीज़ कॉमन होने वाली है, द एंटायर प्रोसीजर। ठीक है, जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, जिस मैनर में ये चीज़ें काम करने वाली हैं, दैट इज गोइंग टू बी द सेम। द ओनली डिफरेंस इज गोइंग टू बी इज सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 74 के अंदर कि पेनल्टी के अंदर कि जो पेनल्टी आपके ऊपर चार्ज होने वाली है, जाहिर सी बात है कि फ्रॉड के केसेस के अंदर पेनल्टी की अमाउंट ज़्यादा होने वाली है, और फ्रॉड के अलावा जो केसेस हैं जो सेक्शन नंबर 73 में कवर्ड हैं उनमें थोड़ी सी लीनियंसी बरती जाएगी आपके ऊपर पेनल्टी लगाते टाइम। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने ये प्रोसीजर रखूं जो कि दोनों सेक्शंस के लिए कॉमन है, तो प्रोसीजर हमारे पास क्या होने वाला है। तो भाई क्या होगा, आपके पास एक तो आपको पीरियड मिलेगा कि आप अपनी गलती को खुद अपनी मर्जी से स्वीकार लें और ठीक कर दें। यानी कि आपसे गलत रिटर्न भरी गई, आपने गलत टैक्स पे कर दिया, कम पे कर दिया, आईटीसी गलत ले लिया, या फिर रिफंड आपने गलत क्लेम कर लिया, तो इन सब केसेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, आपको रियलाइज़ हो गया कि भाई मेरे से गलती हो चुकी है, देन गो टू डिपार्टमेंट और उनको बता दो कि भाई हमसे ये गलती हो गई है। तो उस केस के अंदर अगर आप जाते हो तो भाई पहले केस के अंदर तो आपके पास है नो पेनल्टी। अब देखो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके सामने बात करने वाला हूँ पेनल्टी के बारे में। जहाँ तक बात रही, जो आपको टैक्स पे करना है वो आपको पे करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट जो बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। द ओनली फैक्टर दैट इज डिफरेंट इन दीज सेक्शंस आर पेनल्टी वाला पॉइंट। ठीक है, कि पेनल्टी आपके ऊपर कितनी लगने वाली है और कैसे लगने वाली है, इन सब चीज़ों को किस किस स्टेजेस के ऊपर किस किस मैनर में आपके ऊपर पेनल्टी लगने वाली है, वहाँ पर इन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज सबसे पहले अगर हम चलें तो भाई आपके पास क्या होने वाला है, आपने खुद से रियलाइज़ कर लिया कि भाई मेरे से गलती हो गई, आपने पे कर दिया, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी आपके पास नॉर्मल केसेस के अंदर, बट फ्रॉड के केसेस के अंदर आप नहीं बच सकते, वहाँ पर 15% पेनल्टी तो फिर भी लगेगी। ठीक है, तो भाई हमने पहला राउंड देखा जहाँ पर अदर देन फ्रॉड सेक्शन नंबर 73 के अंदर, अदर देन फ्रॉड में, और ये है फ्रॉड वाले केसेस में। ओके, सो अदर देन फ्रॉड के अंदर हमने देखा कि भाई आपके पास कोई पेनल्टी नहीं थी, 0, एंड यहाँ पर आपके पास आ गई 15%। नाउ द फर्स्ट स्टेज कम्स, दैट इज शो कॉज नोटिस। ये क्या होता है कि भाई डिपार्टमेंट आपको भेजता है कि भाई आप हमें ये बताएं कि हम आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स क्यों ना चलाएं। ठीक है, तो आपको उसका शो कॉज बताना होगा कि भाई हो सकता है ना कि आपसे गलती हुई हो या डिपार्टमेंट को गलत लगा हो, तो आप इसको बता दो कि भाई नहीं, टैक्स मेरा जितना मैंने पे किया है उतना ही बनता था, तो ये आपको बताने का मौका दिया जाएगा। इन दिस सिचुएशन शो कॉज नोटिस से पहले आपने अगर पे बता दिया तो आपको कोई पेनल्टी नहीं है बिना फ्रॉड के, और अगर शो कॉज नोटिस के बाद अगर आप बता रहे हो तो पेनल्टी लगेगी 15% के रेट से। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि भाई आपने नोटिस आपके ऊपर भेज दिया गया, नोटिस के 30 डेज़ के अंदर अंदर, नोटिस के 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने अगर पेमेंट कर देते हो तो भाई अगेन यहाँ पर नो पेनल्टी इन केस ऑफ अदर देन फ्रॉड, नो पेनल्टी।
नो पेनल्टी की जगह मैं इसको सीधा 0 लिख देता हूँ कि आपकी पेनल्टी यहाँ पर लगेगी 0, नो पेनल्टी दे, ओके। बट यहाँ पर नो आपने खुद बताया तो भी 15 लगे, तो नोटिस के बाद बढ़ेगी ना, ऑब्वियस सी बात है, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी आपके पास 25% पेनल्टी दैट यू हैव टू पे इन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस। तो भाई आपके पास अभी तक 2 स्टेजेस आ गई हैं। सबसे पहले हम बढ़े नोटिस से पहले 0% एंड 15%, ओके। देन हम आया नोटिस के बाद आ गया 0% एंड 25%। उसके बाद आपके पास आया कि भाई इस अब 30 डेज़ के अंदर, शो कॉज नोटिस के बाद 30 डेज़ के अंदर आपको चांस दिया जाएगा कि आप भाई अपनी गलती खुद सुधार लो या फिर हमें ये चीज़ें बता दो। अगर आप नहीं बताते हो देन एक ऑर्डर पास किया जाएगा, अब ये ऑर्डर का टाइम लिमिट क्या है, तो ऑर्डर की बात आ गई है, तो लेट्स सी दिस। तो भाई अगर मैं बात करूं कि भाई सेक्शन नंबर 73 की, तो इस केस के अंदर आपके पास ऑर्डर पास हो जाना चाहिए विद इन 3 ईयर्स, ओके। यानी कि जिस पीरियड से ये अमाउंट, ये चारों में से कोई भी अमाउंट रिलेट करती है, इस पीरियड के जो पीरियड एंड होता है ये वाला, उस पीरियड के एंड के बाद 3 साल के अंदर उस पीरियड की एंड की डेट से 3 साल के अंदर आपको ये चीज़ ऑर्डर पास कर देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर पीरियड एक लिमिटेशन एक्ट लग जाता है कि भाई इससे आगे जाके आप ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ के नहीं लेके आ सकते कि भाई हमें तो इससे पहले का भी पैसा दो। तो अदर सेक्शन 73 के अंदर लिमिटेशन लगाई गई है 3 ईयर्स की, और सेक्शन नंबर 74 फ्रॉड है तो जाहिर सी बात है लिमिटेशन पीरियड भी ज़्यादा होने वाला है, तो वो है यहाँ पर आपके पास 5 ईयर्स का, ठीक है। अब द थिंग इज कि शो कॉज नोटिस आप इशू कर सकते हो। यहाँ पर शो कॉज नोटिस कैन बी इशूड विद इन 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, यानी कि एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम होना चाहिए शॉर्ट नोटिस, शो कॉज नोटिस फाइल करने में और ऑर्डर पास करने में। सेम वे यहाँ पर भी क्या होने वाला है, शो कॉज नोटिस आपके पास इशू कर देना होगा आपको 6 मंथ्स पहले फ्रॉम द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर। तो भाई बेसिकली बात क्या हुई कि भाई शो कॉज नोटिस पास करने के बाद, शो कॉज नोटिस देने के बाद आपको दिया जाएगा 6 मंथ्स का टाइम, जिसके अंदर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा 6 मंथ्स के अंदर। इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट कि भाई आपको 6 मंथ्स के अंदर आपको ये फिर शो कॉज नोटिस के बाद ये चीज़ कर देनी है, क्योंकि दे हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि भाई 5 साल के अंदर हमें ये चीज़ें कंप्लीट करनी है इन केस ऑफ फ्रॉड एंड 3 ईयर्स इन केस ऑफ अदर देन फ्रॉड। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई हो। अभी हम ऑर्डर तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, ऑर्डर इशू हो चुका है। नाउ द पॉइंट इज कि ऑर्डर कम्युनिकेट होने के 30 डेज़ के अंदर आपने शरीफों की तरह पेमेंट कर दी है, अगर ऑर्डर पास होने के 30 डेज़ के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दी है, तो अब यहाँ पर आपको पेनल्टी लग जाएगी इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 73 भी। वो क्या होने वाली है कि आपके पास 10% और 10,000 विच एवर इज़ हायर, यानी मैक्सिमम आपकी मैक्सिमम लिमिट नहीं है बट मिनिमम 10,000 तो आपकी लगी जाएगी। और तो ये केस के अंदर यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें होने वाली है, ये यहाँ पर लिमिट दी गई है, ओके। एंड रही बात अदर फ्रॉड के केसेस के अंदर, तो वहाँ पर आपकी पेनल्टी लग जाने वाली है 50%, 25% का यहाँ पर हो जाएगा डबल। अब सेम पैटर्न रिपीट करते हुए, अब अगर आप मान लो पेमेंट करते हो ऑर्डर के 30 डेज़ के बाद, तो उस केस के अंदर आपके पास पेनल्टी ये हो जाएगी डबल 100%, और इस केस के अंदर भी आपकी पेनल्टी सेम रहने वाली है 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज़ हायर। तो भाई अगर अदर देन फ्रॉड के केसेस में देखें तो आपकी मैक्सिमम पेनल्टी कितनी बनती है, 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज़ हायर। और यहाँ पर 100% ऑफ द किस अमाउंट के, टैक्स की अमाउंट के 100% तक भी यहाँ पर पेनल्टी आपकी पहुँच जाती है। तो भाई ये यहाँ पर हुआ पूरा का पूरा प्रोसीजर अंडर सेक्शन नंबर 73 एंड सेक्शन नंबर 74। हमने स्टार्ट किया कहाँ से, सबसे पहले हमने देखा कि आप शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले पे कर रहे हो, तो उस केस में 73 में नो पेनल्टी बट यहाँ पर 15%। देन बात आती है किस चीज़ की, शो कॉज नोटिस की। शो कॉज नोटिस के 30 डेज़ के अंदर पे कर देते हो तो अगेन 0% इन केस ऑफ 73 एंड 25% इन केस ऑफ 74। अब बात करते हैं हम शो कॉज नोटिस के बाद क्या होने वाला है। आपको मौका दिया गया था, आपने नहीं बताया, आपने चूक गए आप, तो उस केस के अंदर आपके लिए अब ऑर्डर पास होगा। ऑर्डर पास कब तक पास हो जाना चाहिए, तो भाई जिस पीरियड से अमाउंट रिलेट करती है उस टाइम से 3 ईयर्स के अंदर मैक्सिमम, उस पीरियड के एंड होने से 3 ईयर्स के अंदर मैक्सिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन लग जाएगा। और यहाँ पर फ्रॉड के केसेस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन लग जाएगा 5 ईयर्स के अंदर, ओके। अगेन शो कॉज नोटिस की भी लिमिट बनती है फिर, क्योंकि कि अगर आपको ऑर्डर पास करना है 3 साल में तो शो कॉज नोटिस इशू हो जाना चाहिए 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स के अंदर। सेम वे
फ्रॉड के केस में अगर बात करें तो ऑर्डर पास करना है 5 ईयर्स में, तो शो कॉज नोटिस इशू हो जाना चाहिए 4 ईयर्स एंड 6 मंथ्स के पीरियड के अंदर अंदर, ताकि 6 महीने बाद आप ऑर्डर पास कर सको, 6 महीने के अंदर अंदर आप ऑर्डर पास यहाँ पर कर सको। ऑर्डर पास करने के बाद अगर आप 30 डेज में पे करते हो तो 10% और 10,000 विच एवर इज हायर, यानी मिनिमम। यहाँ पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि मिनिमम आप जब भी एग्जाम में रिकॉल करने की कोशिश करें तो कीप दैट इन माइंड कि आपको यहाँ पर आइडिया ऑफ द लॉ इज कि 10,000 तो कम से कम आपसे लेंगे, ठीक है। ज़्यादा हो सकता है, अगर टैक्स की अमाउंट ज़्यादा है, 10% उसका ज़्यादा निकल के आ रहा है, इन एनी केस 10,000 तो भाई मिनिमम हम वसूलने वाले हैं। तो भाई ऑर्डर के आप 30 दिन के अंदर अंदर पे करते हो, ऑर्डर के 30 दिन के बाद पे करते हो, 10% यहाँ पर आपके पास टैक्स की अमाउंट रहने वाली है। और फ्रॉड के केसेस के अंदर ऑर्डर के 30 दिन के अंदर करते हो तो 50%, और ऑर्डर के 30 दिन के बाद करते हो तो 100% यहाँ पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है इसके अंदर, सेक्शन में 73(11). नाउ दैट सेक्शन टॉक्स अबाउट, किस बारे में बात करता है वो, कि अगर मान लो आपने टैक्स जो है सेल्फ असेस टैक्स जो आपका था, आपने उससे कम टैक्स पे किया, या आपने टैक्स डिडक्ट कर लिया, टैक्स कलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने पे नहीं किया, तो गाइज इस केस के अंदर आपको ये नॉर्मल प्रोसीजर जो है, जो प्रोसीजर हमने अभी भी किया, इस नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर 30 डेज के अंदर अंदर आप उस चीज़ को पे नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। ओके तो उस केस के अंदर आपको ये शो कॉज नोटिस, ऑर्डर पास करना और ये सब चीज़ें यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, वो अपार्ट फ्रॉम दैट है। तो उस केस के अंदर आपके ऊपर इस तरीके से पेनल्टी यहाँ पर लग जाने वाली है। नाउ द थिंग इज़ कि अब कुछ क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं, उसको भी मैं यहीं पर कवर कर देता हूँ ताकि आपको आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नाउ अब आप सोच के देखो, जब लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है तो एक सर्कमस्टांस ऐसा हो सकता है कि भाई एसएससी को, सॉरी डिपार्टमेंट को लगा कि भाई जो टैक्स है उसका वो पे करना बनता है अंडर सेक्शन में 74, लेकिन आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये चीज़, या फिर किसी और रूलिंग के अंदर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि भाई वो जो उसने फ्रॉड नहीं था, वो उसकी नेग्लेक्ट थी और उसकी वजह से सेक्शन नंबर 73 में उसका होने वाला है, तो उस केस के अंदर कैसे उस चीज़ को डील किया जाने वाला होगा। तो गाइज उस केस के अंदर क्या होगा, अब सपोज करो आपका ये टाइमलाइन है, ठीक है, नॉर्मली आपकी थी 5 ईयर्स की लिमिट और यहाँ पर आपकी थी 3 ईयर्स की लिमिट। ओके अब अगर आपने ऑर्डर पास किया है जिसके अंदर द अमाउंट इट रिलेट्स टू, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, लेट मी चेंज दिस इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अब क्या होने वाला है, अगर मान लो फ्रॉड का केस होगा तो भाई आपको आंसर करना है, अगर फ्रॉड का केस होगा तो उस केस के अंदर मैं कितना पीछे तक जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ ईयर नंबर 1 तक, ठीक है। बट अगर सेक्शन नंबर 73 का केस है, अदर देन फ्रॉड के केसेस हैं, तो उस केस के अंदर मैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 मैक्सिमम यहाँ तक मैं पीछे जा सकता हूँ। तो भाई अब क्या हुआ, अगर मान लो अब प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, मैंने इन पीरियड का डाटा उठा रखा था, ठीक है, इस पीरियड का भी डाटा उठा रखा था, तो उस केस के अंदर पिछले 2 सालों का भी डाटा उठा रखा था, इन पीरियड्स में कुछ भी नहीं था, ठीक है। और बाद में ये प्रूव हो गया कि भाई जो प्रोसीडिंग्स है वो 74 में नहीं 73 में की जानी चाहिए। तो भाई सीधा सा इसका रिपरकशन क्या होने वाला है कि जो ये 2 साल में जो डाटा फॉल कर रहा है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन से बाहर हो जाएगा, एंटायर प्रोसीडिंग्स वुड बी ड्रॉप्ड, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। अब मान लो कि क्या हुआ कि जो डेटा रिलेट करता था वो इन 2 सालों का रिलेट करता था, तो उस केस के अंदर ऑब्वियसली वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंडर आ जाएगा, देन प्रोसीडिंग शैल कंटिन्यू। अब एक और सर्कमस्टांस ले लो, उस केस के अंदर क्या हो रहा है कि भाई जो ये डेटा था ये रिलेट करता था इस ईयर से लेके और इस ईयर तक के बीच में, तो भाई इसके अंदर क्या हुआ कि भाई इस 3 ईयर वाली रेंज में भी आ रहा है बट 4th ईयर में भी जा रहा है, तो उस केस के अंदर जो 4th ईयर वाली जो अमाउंट है ना उसको हम इग्नोर कर देंगे एंड द प्रोसीडिंग्स विल कंटिन्यू फॉर द 3rd ईयर वाला पीरियड। ये उस केस में बता रहा हूँ जो आपका ये सेक्शन नंबर 73 के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो भाई ये इन चीज़ों को बताया गया है अकॉर्डिंग एज पर क्लैरिफिकेशन, तो इस चीज़ को भी आप बड़ा अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो भाई ये सब चीज़ें थी, ये सब पॉइंट्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये दिस इज़ द एंटायर मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पार्ट जिनके ऊपर एग्जाम में आप क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर है थ्योरेटिकल, जिनको आई वुड रिकमेंड कि यू जस्ट गो थ्रू इट, एक क्विक सी रीडिंग दीजिए एंड इट विल बी इनफ फॉर यू। बहुत ईजी सा पार्ट है। दिस वॉज द टेक्निकल पार्ट जिसको आपको मैंने अच्छे से ध्यान से समझा दिया है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको अच्छे समझ में आया है। अगर अच्छा लगा है तो गाइज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।